हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स में। आज अपनी विद्या क्रिएटर्स की क्लास में हम अपनी एग्रीकल्चर की क्लास को और आगे बढ़ाएँगे और उम्मीद है ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ-साथ अगर नहीं पसंद आ रही है तो भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे चैनल्स पे और भी जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं उनको आप आराम से देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई हैं। आप उन क्लासेस को देखिए और देखिए कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है? चलिए, तो एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा था। एग्रीकल्चर में आपको पता होगा ये जो क्लासेस हैं ये आपके यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीएससी 2024 इसके साथ-साथ जो यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, तो इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल सॉलिड टाइप के आते हैं। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ही सॉलिड टाइप के आते हैं और ये वन लाइनर टाइप के भी कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप वन लाइनर टाइप के भी कह सकते हैं और जो कि मान के चलिए कि हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से कोरिलेट करते हुए मिले जाते हैं। इसके साथ-साथ ये प्री की बात हो गई। अगर मेंस की बात कर रहे हैं तो जो आपका पेपर 3 है उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ जो पेपर 5 मैं यूपीपीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपीपीएससी में जो पेपर 5 है उसके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसके साथ जो भी यूपी में जो कृषि हमें देखनी है तो वहाँ से यूपी में जो होते हैं जैसे गन्ना हो गया आपका, फिर गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये मेन फसलें हैं। तो इनके बारे में पढ़ना है तो यहाँ से मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया। आप इच्छा हो तो 22 या 23 के पेपर देख सकते हैं तो आपको लग जाएगा व्हाई दीज क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मक्का की। आपको पता होगा जो मक्का होता है ये भी एक धान्य फसल है। अब आप कहेंगे सर धान्य फसल क्या होता है? तो धान्य फसल हम उन फसलों को कहते हैं, धान्य फसल हम उन फसलों को कहते हैं जिनको मेनली हम अपना पेट भरने के लिए, डायरेक्ट पेट भरने के लिए या जो ह्यूज अमाउंट में हम कंज्यूम करते हैं उन्हें हम धान्य फसलें कहते हैं। धान्य फसलों में आपका कह सकते हैं कि चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सारी आपकी धान्य फसलें हैं। इसके साथ साथ जो आपका मक्का होता है ये धान्य फसल के साथ साथ ये आपका क्या धान्य फसल के साथ साथ ये एक मोटे अनाज के फॉर्म में भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है और ये एक एनर्जी क्रॉप्स भी है। एनर्जी क्रॉप्स या ऊर्जा क्रॉप्स हम उन फसलों को कहते हैं जिनसे हम एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। उन्हें हम ऊर्जा या कह सकते हैं कि एनर्जी क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा मक्का के बारे में देख लें। जो लोग भी लाइव हो कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम और अपने अकॉर्डिंग अच्छे से मूव करते रहे एवरीवन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी लगता है कोई टॉपिक जो कि हमने नहीं पढ़ाया है तो आप उसके बारे में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में इन वीडियोस को आप ठीक है, इन वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो बात करते हैं मक्का की, तो पहली बात तो मक्का क्या है? यह धान्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, धान्य फसलें जो भी हैं उनमें जब क्वेश्चन बनता है आपसे डायरेक्टली कि सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किस फसल में मिलता है, आप सीधे चिल्ला के बोलेंगे सर धान्य फसलों में जो आपका मक्का है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका C3 प्लांट और C4 प्लांट। इस पे एक्शन क्वेश्चन आ जाते हैं कि C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट क्या होता है, तो उसके डीप में आपको नहीं जाना है। तो C4 प्लांट के 3-4 एग्जांपल देख के याद रखिएगा, जिनसे जैसे मक्का हो गया, आपका गन्ना हो गया, चौलाई हो गया, चौलाई को हम रामदाना भी कहते हैं कुछ जगहों पे, चौलाई या रामदाना, ये ऐसी फसलें हैं, ठीक है, जो कि आपके C4 प्लांट्स हैं और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन मिल जाएगा पूछा। इनके अलावा जो भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए वो आपका C3 प्लांट्स है और ये जो प्लांट्स आपके हैं C4 प्लांट्स है। इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मक्का को हम अनाजों की रानी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें ऐसा क्या है कि इसे हम अनाजों की रानी कहते हैं? क्योंकि जो मक्का है इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करके, क्योंकि मक्के का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और लगभग हर कंट्री में इसको उगाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा एनिमल्स, जो एनिमल ईटर कंट्रीज ज्यादा है जहाँ पे एनिमल्स को बहुत ज्यादा मीट कंज्यूम किया जाता है, तो उन कंट्रीज में होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी जानवर हैं उनकी चर्बी बढ़ाने के लिए उनको मोटा ताजा खिलाया जाता है, इसलिए खाया जाता है।
इन कंट्रीज से हम तेल के फॉसिल फ्यूल्स के लिए हम इन पे डिपेंडेंट हैं। और यही एक रीजन है कि हमें अपना जो कीमती डॉलर हम जो सेव करके रखते हैं वो हमें इन कंट्रीज को देना पड़ता है ताकि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी कर सकें। क्यों? बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। आइए तो इसको समझते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। जब जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी ऊर्जा, क्योंकि सभी को आपको पता होगा जब जनसंख्या ज्यादा है तो हमें सभी को क्या करना पड़ेगा, हमें सभी को स्वच्छ ईंधन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्वच्छ ईंधन देना पड़ेगा। स्वच्छ ईंधन। अब स्वच्छ ईंधन से समझ जाइएगा कि इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सा गोल है? जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी एक हमारा गोल ये भी है सबके लिए स्वच्छ ऊर्जा, मतलब सबके लिए क्या? क्लीन एनर्जी। और जब आप सबके लिए क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं तो याद रखिएगा, तो इसके लिए मतलब स्वच्छ ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है, कौन से फ्यूल्स है आपके? फॉसिल फ्यूल्स, या जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं इनको हम। कौन सा ईंधन? इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनका उपयोग हमें रोकना पड़ेगा। इनका उपयोग हमें क्या करना पड़ेगा? रोक तो नहीं सकते हैं, हमें कम करना पड़ेगा। और जब इनका उपयोग हम कम करेंगे तो भाई अपनी जनसंख्या हमारी ज्यादा है, हमारी ऊर्जा की जरूरतें ज्यादा है, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? उसकी पूर्ति के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें दूसरे सोर्सेज से एनर्जी लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें दूसरे सोर्सेज से एनर्जी लेनी पड़ेगी। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये ये भारत है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ केवल, ये हमारा प्यारा देश भारत है। उम्मीद है कलर आपको दिख रहा होगा। चलिए नहीं दिख रहा हो तो फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपका प्यारा देश भारत है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमारी जनसंख्या जो है, ये हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा है। वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसके चलते होगा क्या कि हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, किसकी जरूरतें हैं? ऊर्जा की जरूरतें। हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा होगी। जब ऊर्जा की जरूरत बढ़ेगी, और इसके साथ साथ हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ले रखा है, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, या एसडीजी गोल्स का। एसडीजी गोल्स में क्या कहना है? तो एसडीजी गोल्स के लिए हमें चाहिए स्वच्छ ऊर्जा। क्या चाहिए हमें? स्वच्छ ऊर्जा। और स्वच्छ ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो स्वच्छ ऊर्जा हमें मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा हमें ऐसे मिलेगी कि हम हमारे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हम आपका रिन्यूएबल एनर्जी, किस पे डिपेंड करें? हम डिपेंड करें आपका रिन्यूएबल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या बोलते हैं इसको हम? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो उसके लिए किस पर डिपेंडेंट हो हम? इसके लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर डिपेंडेंट हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आपका बहुत सारे ऊर्जा स्रोत हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, आप कह सकते हैं कि जियो थर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज है, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसकी बात करेंगे तो अब इसी में जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इसी में एक ऊर्जा का पार्ट है, इसी में एक ऊर्जा का पार्ट है। और उस ऊर्जा को हम कहते हैं, अब कहेंगे अब सर क्या कहते हैं? उस ऊर्जा को हम कहते हैं आपका बायो ऊर्जा, या कह सकते हैं कि बायो ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो बायो ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा? जो हमारा बायो ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, या जिसको हम अभी बायोडीजल की बात कर रहे थे, तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे स्वच्छ ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कि भारत के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है, ऊर्जा की जरूरतें ज्यादा है, तो उसकी पूर्ति हमें सारा एक ही साथ करना पड़ेगा। मतलब देख रहे हैं सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी। हमें क्या होगा? ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी जो खाद्यान्न से अलग हो। क्या हो? जो कि आपका खाद्यान्न फसल से अलग हो, ठीक है। तो और इन्हीं खाद्यान्न फसलों के लिए हम क्या करते हैं? तो हम अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। उसी में एक फसल हमारा मक्का भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई मक्का हैव मोर इंपॉर्टेंट, क्यों इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे क्यों अनाजों की रानी कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग खाने में तो है ही है, आपका बेकरी प्रोडक्ट्स में भी है। इसके साथ साथ जो आपके बायोडीजल्स वगैरह में है, उनमें भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इसमें।
तो अब हम देख रहे थे इसमें कि बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तीनों ऋतुओं में उगाए जाने वाली फसल है। मतलब इसका जो उगाने की बात की जाते हैं तो इसको हम रबी, खरीफ, जायद तीनों ही फसलों में उगा सकते हैं। मतलब तीनों ही मौसम में उगा सकते हैं। जो फसलों की बात कहते हैं रबी, खरीफ, जायद तीनों में आराम से इसको उगा सकते हैं और इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपने देखा होगा मक्के की अगर बात कर रहे हैं कि सर मक्का कब मिलेगा, तो मक्का इस समय लगभग हर सीजन में मिलता है। हर सीजन में आपको मक्का मिल जाएगा और मक्के को आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और कोशिश क्या करें मक्का मिल जाए तो मक्का खाया करिए भाई। मोटा अनाज है, ठीक है, पचने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, बट अच्छा है, खाया करिए। ठीक है, वेल हम और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का भारत में आया कैसे। तो 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हुआ यह था कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा, किसमें, भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से मक्का लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में पुर्तगाली जो मक्का, पपीता, अमरूद ऐसी बहुत सी चीजें लेके आते हैं जो कि आप हिस्ट्री में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यह एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है। कैसा है, ये हमारा एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है। अब आप कहेंगे सर उभयलिंगाश्रयी पौधा क्या होता है। तो उभयलिंगाश्रयी पौधा वो पौधा होता है जिसमें आपके मेल फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर दोनों एक ही साथ होते हैं, या मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में मिलते हैं, उसको हम उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आपका उभयलिंगाश्रयी पौधा है, परंतु इसमें पर परागण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पर परागण होता है, इसको याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। आइए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो जो पर परागण की बात आप करते हैं, ठीक है, इसकी बात आप करते हैं, आप जो पर परागण की बात करते हैं या दो चीज देख लीजिएगा। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं हम, पर परागण। आज थोड़ा सा अंतर, पहली बात स्वपरागण होता क्या है, एक बार में समझ जाएंगे, पूरी जीवन पर्यंत याद रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, और आपको पता होगा पौधे में आपके जो पौधे होते हैं उनसे में आपके फूल फूल भी लगते हैं। मतलब अलग अलग चीजें समझ जाइए, फूल लगते हैं, पत्तियां अलग अलग चीजें लगते रहते हैं। ठीक है, तो अब होता यही है कि मान लीजिए हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, इस पौधे का एक फ्लावर है, ठीक है, तो अब होता क्या है, जब किसी पौधे में, जब किसी पौधे में, जैसे मान लीजिए थोड़ा फिगर आपको अलग समझा दूं मैं। ठीक है, जब किसी पौधे में अगर बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है, तो कोई भी आप प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी अगर प्लांट ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा और कलर से ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया। ठीक है, अब जब इस प्लांट की बात करें, आपको प्लांट में पता होगा आपको रूट शूट अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अच्छा देखिए इधर क्या, इधर चलिए इधर बनाते हैं इसको। आज अब ये इधर ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ शायद दिख रहा होगा। अगर हम एक प्लांट ले लेते हैं, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, तो आपको पता होगा जब आप प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट में आपके रूट शूट सारी चीजें होती हैं। तो तने से कुछ पत्तियां भी निकलती हैं, ठीक है, जो कुछ पत्तियां निकलती हैं। अब इसके साथ एक और बात याद रखिएगा कि जब ये प्लांट होता है, नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने बच्चे पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस दी है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट्स में भी दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक आपका होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल, और एक होता है आपका उभयलिंगाश्रयी, जिसको बाइसेक्सुअल करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो किसी भी प्लांट का सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब होता क्या है, प्लांट में भी जो फ्लावर होता है, फ्लावर में भी आपके मेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात अलग है, ये बायोलॉजी की बात वहां नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पे पर परागण होता क्या है, अगर किसी पौधे में, अगर किसी पौधे में, ठीक है, पर परागण, इस पौधे में जो पॉलन ग्रेन्स, जो परागकण होते हैं, अगर किसी पौधे के परागकण है, वो उसी के, ठीक, उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के, ठीक है, उसी फ्लावर के, या जो पौधा हमारा है उसी प्लांट के किसी फ्लावर पे किसी माध्यम से चले जाए, किसी माध्यम से, तो उसको कहेंगे हमारा वो स्वपरागण है। आप किसी माध्यम से हो जाए स्वपरागण है, मतलब हवा से या पानी से किसी माध्यम से पहुंच जाए, उसे हम स्वपरागण कहेंगे। पर परागण उसे कहेंगे कि उसका जो परागण है वो उस प्लांट पे ना जाके उसी खेत में या उसी क्षेत्र में कहीं पे भी जो दूसरा प्लांट अवेलेबल है उसमें चला जाए, उसे हम पर परागण कहते हैं। तो याद रखिएगा मक्के में क्या होता है, पर परागण या
क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको परागण कराना होगा। मान लीजिए आपने देखा होगा जब आपने गेंदे का फूल देखा होगा। गेंदे का फूल को ले लीजिए, आपने इसके लिए हल्का सा टच कराइए, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स आपके हाथ पे आ जाते हैं। सो दीज आर द मेल सेक्स गैमेट्स ऑफ फ्लावर। वो उस फ्लावर के मेल सेक्स गैमेट्स होते हैं और फीमेल के सेक्स गैमेट्स अलग होता है, उसकी बात कभी और करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, अगर आप किसी सरसों खेत में घूम के चले आए तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे येलो येलो मतलब पीले पीले आपके पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं, उन्हें हम परागकण कहते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो अगर परागकण उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे चला जाए, ठीक है, किसी भी मीडियम से, उसे हम स्वपरागण कहेंगे। और किसी दूसरे मतलब सेम स्पीसीज के, मान लिया ऐसा नहीं मक्का चला जाए कहीं अमरूद पे नहीं, मतलब किसी दूसरे मक्के के प्लांट पे चला जाए, उसे कहेंगे परपरागण, ठीक है। एक तो बात हो गई। अब मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स अगर उसको पॉलिनेशन करा रहे हैं उसका, मतलब किसी फ्लावर से हमने उसके पॉलिनेशन ले लिए और उसी प्लांट के किसी दूसरे पे हम करा रहे हैं, उसे हम परपरागण कहेंगे। मींस जहां ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएगी हम खुद करेंगे वो परपरागण हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। तो जो इसकी हम बात करें स्वपरागण परपरागण की बात कर रहे थे, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आ जाओ भैया पीछे आ जाओ। तो अब बात कर रहे हैं कि मक्का सबसे अधिक आयातक, मक्के का जो सबसे बड़ा आयातक है वो चाइना है, और जो निर्यातक है वो कौन है, यूएसए। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मक्के का सबसे बड़ा आयातक चाइना, ठीक है, मंगाने वाला। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा चाइना वाले मेनली क्या है, मीट ईटर है, और उन्हें मीट्स को ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करना होता है, तेजी के साथ स्टार्च देना पड़ता है। स्टार्च कहाँ मिलता है सस्ते में, वो आपका मक्के से मिल जाएगा। यही एक रीजन है। एक और रीजन, के पास जनसंख्या भी तो ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सबको भोजन प्रोवाइड कराना है, तो यही एक रीजन है कि वो ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। और चूंकि इसके उगने के लिए जो ज्यादा जो इन्वायरमेंटल एग्जैक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो यूएसए वगैरह में यूएसए मैक्सिको में बहुत ज्यादा मिलती है। यही एक रीजन है कि ये उन एरियाज में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही एक रीजन है। जो सबसे बड़ा आयातक कौन है आपका, चाइना है, और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है आपका, यूएसए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मक्के में एक रोग होता है व्हाइट बर्ड रोग, बहुत बार पूछा, याद रखिएगा। मक्के में एक रोग क्या होता है, व्हाइट बर्ड रोग। पूछा जाता है कि मक्के में व्हाइट बर्ड रोग क्यों होता है, तो सीधे आप बोलेंगे सर जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, मक्के में जिंक, जिसे हम हिंदी में जस्ता कहते हैं, जिंक की कमी के कारण आपका व्हाइट बर्ड रोग होता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। तो दो टॉपिक तो हमने देख ही लिए। चलिए आ जाओ भैया। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हम बहुउद्देशीय फ्रूट रामदाना की। रामदाना आपने सबने खाया ही होगा, मेरे लोग व्रत में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके लड्डू आते हैं, ठीक है, आपने खाए होंगे, मिठाइयाँ आती हैं वो भी खाया होगा। नहीं कुछ तो घर पे आपने देखा होगा, लोग जो व्रत रहते हैं तो दूध वगैरह में इसको कंज्यूम करते हैं। जल्दी से बताइए आप कमेंट करके कि आपने कभी रामदाना खाया कि नहीं खाया है। खाया है तो भी अच्छी बात है, नहीं खाया तो भी अच्छी बात है, जाके खा लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। जल्दी से करिएगा आप, ठीक है। चलिए आप थोड़ा पानी पी लीजिए फिर और आगे चला जाए। तो अब इसके लिए याद रखिएगा कि ये जो रामदाना है इसको हम सुपर फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो कि आपके हो सकता है कि मीट वगैरह प्रोडक्ट्स में भी ना मिले, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको शेयर तो आप कर ही दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। तो जो मैं ये बात कर रहा था ये कि कैसे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि बहुउद्देशीय धान्य फसल है, सॉरी सुपर फूड। जो सुपर फूड है रामदाना है, ये भी बहुउद्देशीय धान्य फसल है, क्योंकि इसका भी उपयोग हम बेकरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, इसका भी उपयोग क्या करते हैं हम बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और एसी वगैरह सब चालू है तो आराम से बैठिए, ठीक है, एसी वगैरह चालू कर इसको यूज करिए, ठंडी गर्मी लग रही हो देख लीजिए, ठीक है। इसको और आगे देखते हैं। चलिए, तो ये जो हम बात कर रहे थे हम कि सुपर फूड रामदाना की, तो जो आपका सुपर फूड रामदाना है इसे हम बहुउद्देशीय फसल कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे बहुउद्देशीय फसल क्यों कहते हैं, तो इसे हम बहुउद्देशीय फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। मतलब इसका मिठाइयों को बनाने में, बेकरी में, लोग अनाज के फॉर्म में इसका भी उपयोग, अलग अलग इसका बहुउद्देशीय फसल कहते हैं, ठीक है, रामदाना कहते हैं, कुछ जगहों पर इसे चौलाई भी कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सब्जी के लिए, इसके जो पत्तियां होती हैं
इसकी पत्तियां, डंठल, लगभग सभी चीजों का उपयोग कर लिया जाता है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका उपयोग सब्जियों के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसके जो दाने निकलते हैं इनका उपयोग मिठाइयों में या फिर आप कह सकते हैं गुड़ की चिक्की बनाने में अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये क्षमता है कि किसी भी कंडीशन, मतलब घटिया से घटिया कंडीशन में ये आराम से ग्रो कर सकता है। मेनली ऐसी एरिया जहाँ पे बारिश ना हो रही हो या पानी की अवेलेबिलिटी कम हो, वहां पे भी रामदाना बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। यही एक रीजन है कि इसे सुपर फूड की भी क्या करिए, संज्ञा दी गई है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि उसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है, ठीक। चलिए हम और आगे देखेंगे। पोषक तत्वों से भरपूर है, क्योंकि भाई जैसे मैंने आपसे बोला ना कि जो मछली लोग, बहुत लोग मछली खाते हैं, वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं, वो मछली खाते हैं, फिश खाते हैं। तो माना जाता है कि फिश में जो आपके जो मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं, फिश में जो आपके प्रोटीन और मिनरल्स मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको मिनरल्स और प्रोटीन आपको रामदाना में मिल जाते हैं। तो इसलिए आप शाकाहारी हैं तो कोशिश करिए आप रामदाना पक्का खाया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, कि शाकाहारी लोग के लिए ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। जैसे शाकाहारी लोग मेनली जो प्रोटीन की कमी होती है इसको दालों को खा के पूरी करते हैं, मतलब दाल खाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं। इसी तरह जो शाकाहारी लोग हैं वो चाहे तो रामदाना भी खा के भी इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब इसके दानों से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ कहने का मतलब वही है कि इन दानों से आप क्या-क्या बना सकते हैं। तो आप मिठाइयाँ, बेकरी, आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम और आगे चलते हैं। हम दाना से क्या-क्या याद है? ये एक बहुउद्देशीय धान्य फसल है। सब्जी और दानों दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें सूखा रहने की बहुत अपार क्षमता है। तो जिन एरियाज़ में पानी की बहुत कमी है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पे आराम से इसको बो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम और आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है दलहनी फसलोत्पादन। कौन सा फसलोत्पादन? दलहनी। तो अब हम बात करेंगे दालों की। तो आपको पता होगा कि भारत में शाकाहारी लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब भारत में शाकाहारी लोग बहुत ज़्यादा हैं और सभी को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं, और भोजन में भी क्या ढूँढते हैं हम? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को हम ढूँढते रहते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन शाकाहारी लोग होते हैं, वो मिली प्राप्त करते हैं वो दालों से। किससे प्राप्त करते हैं वो? वो दालों से प्राप्त करते हैं। तो आइए थोड़ा दालों के बारे में देख लेते हैं। याद रखिएगा हमारे यहाँ जो भारत है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़े आयातक भी है। क्योंकि हम उत्पादन तो करते हैं बट हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा है कि उसे हमें दूसरी कंट्रीज से मंगाना भी पड़ता है। और जब दूसरी कंट्रीज से मंगाना पड़ेगा तो आपको पता होगा कि तो भी हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो भारत सरकार ये चाहती है कि हम अपनी पल्स के प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लें कि हमें बाहर से जो हमें दाल मंगानी पड़ रही है उसमें हमारी निर्भरता कम हो जाए, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट भी इसी पे वर्क कर रही है। एक और बात याद रखिएगा, जो हमारी दालों पर निर्भरता है, इस पे जो हमारी दालों पर निर्भरता है, इसको कम करने के लिए जो भारत सरकार है वो आपके जो अफ्रीकी देश हैं, ठीक है, जो अफ्रीकी देश हैं, नाइजर हैं, जो बहुत से गरीब देश हैं साउथ अफ्रीका वगैरह के, उनको हम अपनी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे अरहर की खेती करनी है, मतलब दालों की खेती के लिए उनको भी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनसे हम अरहर की खेती करवा रहे हैं और फिर उनको हम खरीद लेते हैं। मतलब उनको हम केवल उनकी लैंड एरिया का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, ठीक है। अरहर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब वो फसल पक जाती है तो उनको हम ही खरीद भी लेते हैं, तो उनको एक अच्छा पहले से ही ग्राहक भी मिल जाता है। इससे उनका भी भला हो रहा है, हमारा भी भला हो रहा है कि हमारे यहाँ जो इसके दाम बढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड्स ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेट इंक्रीज़ करेगा। और सरकार ने क्या किया है, भाई ये तो ठीक है हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है सो हो रहा है, बाहर से भी हम आयात कर लेंगे। जब आयात कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो चूँकि उसका जब आयात कर लेंगे तो आराम से उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो अवेलेबिलिटी जब ईज़िली रहेगी तो उसका रेट नहीं इंक्रीज़ करेगा। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चलिए आइए हम और आगे देखते हैं। दालों के बारे में देख लेते हैं। तो दालों में मेनली हम अरहर, मूँग, चना, मटर, हम मेनली इन्हीं दालों का प्रयोग करते हैं। दलहनों से याद रखिएगा, दलहन की फसलों में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग हम दाल के साथ-साथ हम तेल के लिए भी कर लेते हैं। बट उन्हें हम तब जिनका उपयोग हम तेल के लिए करेंगे उनको हम तिलहन में रखेंगे, जिनमें आप कह सकते हैं कि आपका सोयाबीन है तो लेग्यूम, बट उसको रखते कहाँ हैं? तिलहन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उससे से बहुत अच्छे अमाउंट में आपका तेल निकलता है, ठीक है। बल इसकी बात करते हैं। तो लेग्यूम्स कुल की फसलों को दलहनी कहा जाता है, पता ही होगा आपको। जो लेग्यूम्स कुल की फसलें होती हैं उन्हें हम दलहनी फसल कहते हैं, ठीक है। और ये सभी मौसमों में उगाई जाती हैं। मतलब ये कि दलहनी फसलें जो है रबी, खरीफ, जायद
ये लगभग तीनों ही सीजन में इनको उगाते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। रबी की फसल में हम कुछ और उगाएंगे, खरीफ की फसल में हम कुछ अलग लेग्यूम्स उगाएंगे, और इसके साथ साथ जो आपकी जायद की फसल है हम उसमें कुछ और उगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खरीफ में, अब हम खरीफ में क्या क्या उगाते हैं। तो आपको पता होगा, जो पहले रबी रबी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रबी की फसल होती है, रबी की, वो कब उगाई जाती है, तो ठंडी के सीजन में धूप हमें ज्यादा हो सकती होती है, तो याद रखिए धूप हमें कब समझ लीजिए, रबी आएगा। तो यही एक रीजन है कि ठंडी की फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं। जो आपकी गर्मी की फसलें होती हैं उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जो इन दोनों के बीच की जो इन दोनों के बीच की फसल होती है, मतलब वर्षा काल की जो फसल होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम जायद की फसल कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो उसमें और आगे देखते हैं। तो दलहनी फसलों की बात हम कर रहे थे, तो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहा जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए खरीफ में, तो खरीफ में हम क्या बोलते हैं, हम अरहर, उड़द, मूंग, ठीक है, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, इनको बिल्कुल दिमाग में रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका खरीफ की फसल है, कौन सा रबी की फसल है, कौन सा जायद की। याद रखिएगा ये सारी आपकी खरीफ की फसल है, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन आदि, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जायद की, तो जायद में आपका जो फसलें हैं वो शॉर्ट टाइम की फसलें होती हैं, तो इसमें आपका मूंग, सोयाबीन, लोबिया, ये सारी आ जाएगी, ठीक है। रबी की फसल में मतलब ठंडी वालों में चना, मसूर, खेसारी जैसी फसलें हैं जिनको हम बो के अपनी लेग्यूम्स का हम पूर्ति करते हैं, ठीक। आइए हम और आगे चलते हैं। तो और आगे हम बात करेंगे, तो उसमें दो तीन फसलें हैं, जैसे आपका लोबिया, सनई, उड़द और मूंग। ये जो फसलें हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन आता है कि हरी खाद, आपने हरी खाद का नाम सुना होगा, आप कहेंगे सर हरी खाद क्या होती है। इसको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ग्रीन मैन्योर। इसको हम ग्रीन मैन्योर या हम हरी खाद कहते हैं। आप कहेंगे सर ये हरी खाद क्या होती है। तो जब हम ग्रीन मैन्योर की बात करते हैं, याद रखिएगा कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं, ठीक है। पहले मैन्योर की बात, मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर को हम कहते हैं उर्वरक, एक तरह से उर्वरक ही है। एक होता है आपका केमिकल, एक होता है नेचुरल, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है, कह सकते हैं मैनमेड। तो जो आपके नेचुरल उर्वरक है, इसमें से गोबर की खाद हो गई, गोबर गैस हो गया, गोबर की खाद हो गई, ये सब आपके नेचुरल मैन्योर है। इसी में एक मैन्योर आपका आता है ग्रीन मैन्योर। क्या बोलते हैं हम, ग्रीन मैन्योर, या इसे हम हरी खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम हरी खाद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किसान करता ये है कि जब वो खरीफ की फसल निकाल लेता है, जब रबी की फसल निकाल लेता है, तो वो अपने प्लांट्स को मतलब अपनी भूमि को उर्वरता बढ़ाने के लिए वो इन फसलों को, जो आपकी जायद की फसलें हैं, जिसमें आपका लोबिया, मूंग, फिर आपका सनई, ढैंचा, ठीक है, मतलब सनई ढांचा ज्यादा क्योंकि इनका इनका प्रोडक्शन ज्यादा है, और इनका प्रोडक्शन तो ज्यादा है, इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा कुछ लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया सब होता है, ठीक है। और इनके बोने के बाद जब ये फसल आपकी 3 से 4 फीट की होती है, तो सारी फसलों को कटवा देता है, खेत में ही कटवा देता है, और फिर पानी चला देता है। इससे होता ही है कि ये जो फसलें होती हैं, ये फसलें जो होती हैं, हरी में ही इनको काट दिया जाता है, और पानी से जब भर देंगे तो होगा इनकी, इन फसलों में आपका डिकम्पोजिशन होगा, सड़ेंगी ये। कटवा दिया आपने, पानी चलवा दिया, मतलब खेत को जुतवा दिया, पानी चलवा दिया, तो होगा ये कि पूरा का पूरा जो फसल है वो जमीन के नीचे दब गई, और पानी चला दिया आपने तो सड़ेगी। जब वो सड़ेगी तो उसके सड़ने से होगा ये कि आपको जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट मृदा में चले जाएंगे, और वो इटसेल्फ एक खाद की तरह प्रयोग में आएंगे। इसलिए इनको हम हरी खाद कहते हैं। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, लोबिया, मूंग, फिर आपका ढैंचा सनई पूछा तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, ये आपका, इनको हम एज अ ग्रीन मैन्योर या हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ दालें जैसे अरहर, उड़द और मूंग, माना जाता है कि इन तीनों दालों का जो जन्म हुआ है वो भारत में हुआ है। मतलब ये भारत में ही प्राचीन काल से लगी हुई है। कौन कौन से आपका, अरहर, उड़द और मूंग, इनका जन्म स्थान क्या है, भारत है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सोयाबीन है,
सोयाबीन आपको पता है बहुत होता है, ठीक है, एमपी में तो बहुत सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन जो है इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है, सोयाबीन और मसूर दोनों, ये दोनों कहाँ पे होता है आपका, चाइना में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, चाइना में निकला है। जो चना है, चना की दाल हम खाते हैं, चना जो है दक्षिण पूर्व एशिया, चने का जन्म स्थान कहाँ है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर से मैं बोल रहा हूँ, अरहर, उड़द और मूंग, तीनों, अरहर, उड़द और मूंग, इन तीनों का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। आइए हम और आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं खेसारी दाल। एक दाल होती है खेसारी दाल, केसरी लिख दिया मैंने, खेसारी दाल जो होती है। अब थोड़ा खेसारी दाल के बारे में जान जाते हैं। याद रखिएगा जो खेसारी दाल है, ये एक तरह की अरहर की तरह दाल होती है। ये जो दाल होती है, इसका शेप वगैरह, शेप कलर टेक्सचर वगैरह जो होता है, वो बिल्कुल ही अरहर की तरह होता है, ठीक है, बिल्कुल ही अरहर की दाल की तरह होती है। आप डिफ्रेंशिएट जल्दी से नहीं कर पाएंगे कि खेसारी है या अरहर है, बट इससे हमें बहुत सी डिजीज हो जाती हैं। अरहर का अगर लगातार, सॉरी, खेसारी दाल का अगर लगातार आप कंजम्पशन करें, तो इससे बहुत से डिजीज हो जाती हैं। उसमें लेप्रोसी भी एक डिजीज है, मतलब कह सकते हैं कि लेप्रोसी भी क्या है, एक इसी टाइप का डिजीज है। उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, खेसारी के लिए याद रखिएगा, खेसारी दाल में डाई अमीनो प्रोपिलिक एसिड, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि खेसारी दाल में ऐसा क्या सब्सटेंस मिलता है जिसके चलते ये लैथरिज्म कॉज करता है। क्या करता है ये, लैथरिज्म या लकवा हो जाता है। इसमें ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिए खेसारी दाल में आपका डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, कौन सा आपका, खेसारी दाल में आपका डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड मिलता है, जिसके चलते ये जो इसके चलते ये जो आपका खेसारी दाल है, ठीक है, इसके चलते जो आपका खेसारी दाल है, उसके उससे आपका लैथरिज्म का खतरा रहता है और लकवा हो जाता है। क्या हो जाता है, लैथरिज्म का खतरा रहता है और आपको लकवा हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खेसारी भी एक तरह की दाल है जो कि आपको अरहर की तरह दिखाई देती है, ठीक है, किसकी तरह दिखाई देती है, आपको अरहर की तरह दिखाई देती है। अब होता यह है कि आप जब पहचान नहीं पाते हैं, और अरहर जो आपके सेलर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अपने फायदा कमाने के लिए उस अरहर की दाल में खेसारी मिक्स कर देते हैं। और खेसारी में आपको क्या मिलता है, डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, कौन सा आपका है, डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। इसका अगर आप लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डिजीज कंडीशन लैथरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लैथरिज्म, एक डिजीज का खतरा लग जाएगा, और जिससे होगा ये कि हो सकता है कि आपको लकवा का भी शिकायत आ जाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, ये इंटरनेशनल नेशनल है ये, ठीक है, नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक कहाँ है हमारा, जो सेमी एरिड ट्रॉपिक इंस्टीट्यूट है आपका, एरिड ट्रॉपिक के लिए कहाँ है आपका, हैदराबाद में। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, वो कहाँ आपका है, हैदराबाद में, ठीक है। इसके साथ एक और याद रखिएगा, जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं, मतलब ये दाल वाली जो फसलें हैं, ये मृदा के संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए, ये मृदा की उर्वरा के संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ ऐसा ये मेनली जो मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी होती है, मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी होती है या होने लगती है, तो उसको ये सही करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर आपका जो इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन है, इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन है, उसकी फिक्सेशन की पावर इनके पास है। मतलब उसको कैसे फिक्स करना है, आपको पता होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो लेग्यूम्स, जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, इनकी नोड्स में, इनके जो जड़ों में वो रहते हैं, और फिर जो इन्वायरमेंट में जो आपका नाइट्रोजन अवेलेबल है, उसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को अवेलेबल कराते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है। तो याद रखिएगा, जो लेग्यूम्स होते हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति के कंजम्पशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में। नेक्स्ट, आपको मैंने पहले बोला था कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और क्या क्या है, आयातक भी है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय दलहन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन सा आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ है, कानपुर में है, याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका है, कानपुर में है। और वही जब पूछता है कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कहाँ है, तो याद रखिएगा, जब शुगर और शुगर केन दोनों अलग अलग है, आप कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ है, पक्का कमेंट करके बताइए। अगर आपका कमेंट सही हुआ तो पक्का उसको मैं हार्ट दूंगा, ठीक है। चलिए आइए और आगे देखते हैं। ये कुछ फसलें हैं जो इसमें आपका क्या है, बहार, अमर,
आजाद, पारस, मालवीय, चमत्कार, ये सब क्या है? ये अरहर की फसलें हैं। कौन सी आपका? बहार, अमर, आजाद, पारस, मालवीय, चमत्कार, ये किसकी फसलें हैं? ये अरहर की फसलें हैं जिनका हम अलग अलग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम और आगे देखते हैं। और आगे देखने में हम और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है तिलहन की फसलें। कौन सा हमारा है? तिलहन की फसलों में बात करते हैं। क्योंकि देखिए अरहर के मतलब दलहनी फसलों में और बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने देखना है तो मेनली हमारे यहाँ चना भी होता है, मटर भी होता है, बट उसमें चूंकि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना उसका सही नहीं समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपके तिलहनी फसलों की। तो तिलहनी फसलों में जो सबसे फेमस है वो आपका है सोयाबीन और मूंगफली। दो फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका है सोयाबीन और एक हमारी क्या है? मूंगफली। आइए पहले हम सोयाबीन के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो आपका सोयाबीन की फसल है, तो सोयाबीन है तो एक लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपसे पहले बोला था कि सोयाबीन है एक लेग्यूमिनस प्लांट, बट इसमें इतना ज्यादा प्रोटीन और इतना ज्यादा ऑयल निकलता है कि इसे हम तिलहन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम? इसे हम तिलहन में रखते हैं, मतलब तेल वाली वैरायटीज में रखते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इसमें करीब 20 से 22% क्या मिलता है? ऑयल। इसमें क्या मिलता है? 20 से 22% ऑयल मिलता है और आपका 40 से 45% तक प्रोटीन मिलता है। तो यही एक रीजन एक बोला जाता है कि शाकाहारी लोग के लिए जो सोयाबीन है दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्या है? सोयाबीन है। ठीक है, चलिए हम और आगे देखते हैं कि सोयाबीन एक प्रकाश छेपी पौधा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक प्रकाश छेपी होता है और एक अप्रकाश छेपी होता है। तो चूंकि क्वेश्चन पूछा तो याद रखिएगा कि सोयाबीन जो होता है एक प्रकाश छेपी पौधा है, इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, भारत में जो 70% जो तिलहनी फसलें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भारत में जो 70% से अधिक जो तिलहनी फसलें हैं, इसमें आप तिलहनी में आपका सारी तिलहना, जिसमें आपका सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारी की सारी फसलें आ जाएंगी। तो ये जो फसलें होती हैं वो सारी की सारी किसकी है? आपकी खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? ये सारी की सारी वर्षाकालीन फसलें हैं। खरीफ बोल रहा हूं मैं, मतलब वर्षा के बाद ही बोई जाती है, इसलिए इनको हम वर्षाकालीन फसलें कहते हैं। ठीक है, यह एक अल्प प्रकाशछेपी पौधा है, मैंने आपसे पहले बता ही दिया था। ठीक है, चलिए हम और आगे देखते हैं सोयाबीन के बारे में बात। नेक्स्ट हमारा मूंगफली। अब देखिए, जब बात करेंगे मूंगफली की, ठीक है, सोयाबीन के बाद हम जब बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली के बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं कि जो मूंगफली है जिसका उत्पादन हम किसके लिए करते हैं? इसका उत्पादन हम तिलहन के लिए करते हैं, क्योंकि मूंगफली में बहुत ही अच्छे अमाउंट में, कह सकते हैं कि अबाउट आपका 40 to 45% मूंगफली में आपका तेल मिलता है। इतना प्रतिशत करीब कह सकते हैं कि मूंगफली में आपका 40 to 45% तक ऑयल मिलता है। आइए थोड़ा मूंगफली के बारे में जान लेते हैं। मूंगफली, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राउंड कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, क्या जो आपका ग्राउंडनट है या जो मूंगफली है, ये आपका एक क्या कवर क्रॉप्स है? ग्राउंडनट क्या है? एक कवर क्रॉप है। अब आप कहेंगे सर एक कवर क्रॉप क्या होता है? तो कवर क्रॉप कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कहीं मूंगफली के खेत देखे हो तो अच्छी बात है, ना देखा तो और ही अच्छी बात है। आप नेट का जमाना है, आप आराम से इसके इमेज को सर्च करिएगा, इमेज मिल जाएगा, तो समझ मूंगफली में ऐसे क्यों मैंने कहा। कवर क्रॉप ऐसी फसलें होती है जैसे लोबिया हो गया, मूंग हो गया, फिर आपको मूंगफली हो गया, ये भी आपका कवर क्रॉप्स है। कवर क्रॉप्स हम ऐसी क्रॉप्स को कहते हैं जो किसी खेत पे बो देने के बाद, जैसे मान लीजिए लोग बलुई मिट्टी पे ज्यादा बोते हैं, अगर इस मिट्टी पे हम बो देते हैं तो होता ये है कि ये जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, ये जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे यहाँ पे है, इसके बाद इसकी छोटी छोटी शाखाएं टाइप की दूर दूर तक फैलने लगती हैं, जिससे होता ये कि पूरी की पूरी मिट्टी को बांधे रखती हैं। मिट्टी को क्या करती हैं? ये बांधे रखती हैं, मिट्टी नहीं निकलती है। ठीक है, मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो मिट्टी का जो कह सकता है कि इरोजन होता है, ठीक है, मिट्टी को जो निकलना होता है, मतलब उड़ना होता है, अपर्दन जो कहते हैं, मृदा अपर्दन, हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन। जो मृदा का अपर्दन होता है ये रोक देते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स को हम कवर क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऐसे क्रॉप्स जो कि मृदा के अपर्दन को रोक देंगे, उन्हें हम कवर क्रॉप्स कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मूंगफली की और बात करते हैं कि भारत के लिए मूंगफली क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत में आपका जो गुजरात हो गया, आप गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सब में मूंगफली का अच्छा खासा उपयोग होता है। अब तिलहन की बात करते हैं तो इसमें करीब 40% अधिक तिलहन मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो खली होती है उसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन, नियासिन, विटामिन B12 वगैरह इजिली अवेलेबल होता है, इसलिए इसे प्रोटीन
का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब जो मूंगफली है, तो मूंगफली मेनली ऐसे एरियाज में बोई जाती है जहां पे थोड़ा पानी की उपलब्धता कम हो, तो वहां पे भी ये उग जाएगा। इसके साथ साथ जो बलुई मिट्टी होती है वो मूंगफली की खेती के लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अच्छी खेती मानी जाती है। ठीक है, चलिए हम इसमें और आगे देख लेते हैं। तो मूंगफली में और आगे हम बढ़ते हैं, तो आप ये देखेंगे उससे पहले हमने आज तिलहन में क्या देखा। तो तिलहन में हमने स्टार्ट किया था, तिलहन स्टार्ट कर रहे थे हम, अभी दलहन में देख रहे थे। तो दलहन में आपने देखा था कि हमने देखा था या तिलहनी में सोयाबीन हो गया। ठीक है, चलिए जो दलहनी में हम देख रहे थे, तो दलहनी में कुछ टॉपिक बच गए, तो उनको जल्दी देख लेते हैं। जैसे हमने सोयाबीन की बात की थी। ठीक है, हमने किसकी बात की थी, हमने जो सोयाबीन की बात की थी, तो सोयाबीन के अलावा सॉरी दलहनी में हमने अरहर की बात की थी। तो अरहर के अलावा कुछ फसलों के बारे में बताना भूल गया था मैं, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे एक हमारे चना की फसल है, चना मटर, जो किसकी फसल है आपकी, चना और मटर की फसल है। तो आपको पता होगा चना और मटर दोनों ही ऐसी फसलें हैं जो कि भारत में काफी अच्छे मात्रा में उगाई जाती हैं, और ये भी क्या है, प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। क्या है ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, इसलिए इनका कंजम्पशन भी ज्यादा है। ठीक है, इनका कंजम्पशन भी ज्यादा है, इसके साथ साथ इन्हें काफी बड़े क्षेत्र पर उगाया भी जाता है। आइए हम थोड़ा बात करते हैं पहले मटर की। जो मटर होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो मटर का जो साइंटिफिक नेम है, वो पाइसम सटाइवम है। क्या नाम है इसका है, इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। और भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भारत में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटर की वैरायटीज पाई जाती हैं। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि मटर के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे सस्ती दाल है, बट अब सस्ती नहीं रह गई है। बोला जाता है कि सबसे सस्ती दाल है, बट अब ये भी फाइट कर रही है, क्योंकि लोगों ने इसको बोना बंद कर रखा है, कम कर दिया है। ठीक है, आप लोग मेनली इसका सब्जी के रूप में ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और मटर के दाल के फॉर्म में इसका कम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि गैस कॉज करने लगते हैं, तो बहुत से रोगियों के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मसूर और मूंग है, जो हम मूंग और मसूर की बात कर रहे थे, तो हमारे कॉन्सेप्ट चलता है एक मिक्स्ड पल्स का। ठीक है, तो बोला जाता है कुछ जगहों पे कि सर मिक्स्ड पल्स इज राइट और रॉन्ग, कि जो आपकी दालों को मिक्स करके खाना है वो सही है कि गलत है। तो याद रखिएगा, जो दालों को मिक्स करके हम खाते हैं, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट सही है, क्योंकि जो आपकी अलग अलग वैरायटी की दालें हैं, जैसे मान लिया आपका चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, तो ये सब, इन सब में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हर दाल में मिलते हैं। तो अगर इन दालों को आप मिक्स करके खाते हैं, तो होगा ये कि आपको जो प्रोटीन मिल रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। इसके साथ साथ आप जिस फॉर्म में दाल को कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी दालें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो यही एक रीजन है कि बोला जाता है कि कोशिश ये किया करिए कि दालों को आप मिक्स फॉर्म में खाइए, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा, इसके साथ साथ आपकी जेब के लिए भी हेल्पफुल होगा, दोनों ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम दालों के बारे में और देखेंगे, तो जो हम अरहर की बात कर रहे थे, तो यहाँ जो आप देख रहे थे जो जायद की फसल, तो जायद में हमारा क्या था, जायद में हमारा था मूंग, उड़द और लोबिया। सोयाबीन को हटा देता हूँ, सोयाबीन लगभग हर जगह है। तो यहाँ जो इन दालों को आप देख रहे थे, मूंग, उड़द और लोबिया के बारे में देख रहे थे आप। तो ये मूंग और उड़द है, ठीक है, इनका प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी दालों के लिए, फिर कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे इनकी पत्तियों से भी कुछ सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक है, लोबिया तो आपको पता होगा लोग कच्चे ही खा जाते हैं, मतलब कच्चे भी कच्ची होती है, तभी लोग उसकी फली के फॉर्म में, मतलब इसकी सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो जानवरों का चारा है, जो जानवरों को चारा देने की बात करते हैं, उसके लिए लोग भी लोबिया का और मूंग दोनों का ही सहारा लेते हैं। मूंग जो और लोबिया दोनों में चूंकि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, और ये में ऐसे प्रोटीन मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही एक रीजन है कि इन्हें प्रोटीन का अच्छा स्रोत बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी एग्रीकल्चर की क्लासेस में अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, तो बताइएगा। ये जो आपकी ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये था तीसरी चौथी क्लास होगी। इन क्लासेस में हम जो आपकी परीक्षा वाली की किताब आती है, कौन सी किताब आती है, एक हमारी परीक्षा वाली की किताब आती है, ये उसी का कंपाइलेशन है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ये वीडियो हो सकता है कि 15-16 वीडियोस में आएगा, इन सबको कंपाइल करके हम दे देंगे, और उम्मीद मानिए कि वो आपकी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके साथ साथ अगर कुछ आपके कमेंट होते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और इन वीडियोज़ को आप चाहें तो आप अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं, ये प्री क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ-साथ आपकी जो मेंस की क्लासेस होंगी, ये उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब प्री आप पास हो जाएँगे, तो मेंस के लिए एक बार आप इनको आप देखेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगी। इसके साथ-साथ हमारे चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जो कि डिफरेंट-डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। आप 2 से 3 दिन देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ, अच्छा है, तो आप देखिए, लगता है कुछ नया नहीं है, तो फिर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहा करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।